मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस नए अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ का। मित्रों, उपन्यास माँ के अब तक मैं 45वें भाग तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए उपन्यास माँ के भाग 46वें का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। माँ अंदर चली गई और आंखों पर हाथ का साया करके झोपड़ी को अच्छी तरह देखने लगी। झोपड़ी छोटी थी पर माँ उसकी सफाई से बहुत प्रभावित हुई। एक नौजवान औरत ने चूल्हे के पीछे से झांक कर देखा, बिना कहे सिर हिलाया और फिर गायब हो गई। मेज पर लैंप जल रहा था। झोपड़ी का मालिक मेज के पास बैठा हुआ अपनी उंगलियों से मेज पर तबला बजा रहा था और माँ की आंखों में कुछ खोजने का प्रयास कर रहा था। अंदर आ जाइए, उसने थोड़ी देर बाद कहा। तात्याना, जाकर जरा प्योत्र को बुला लाओ। देखो, जल्दी बुला कर लाना। वह औरत माँ की तरफ देखे बिना बाहर चली गई। माँ उस आदमी के सामने एक बेंच पर बैठ गई और कनखियों से चारों तरफ देखने लगी। उसका सूटकेस कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। झोपड़ी में एक भयावह निस्तब्धता छाई हुई थी, जो बीच बीच में बस लैंप के भड़क उठने से कभी कभी भंग हो जाती थी। उस किसान की चिन्हित और विचारग्रस्त मुद्रा को देखकर माँ को उलझन हो रही थी। उसका चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने घूम जाता था। मेरा सूटकेस कहाँ है? उसने सहसा पूछा और अपने इस प्रश्न पर स्वयं ही घबरा उठी। किसान ने अपने कंधे उचका दिए। खोएगा नहीं, उसने उत्तर दिया और फिर धीमे स्वर में बोला। वहां चौकी पर मैंने जानबूझकर यह कहा था कि यह हल्का है ताकि वह लड़की सुन ले, लेकिन वह खाली नहीं है, वह तो बहुत भारी है। तो क्या हुआ? माँ ने पूछा। वह उठकर माँ के पास आ गया। तुम उस आदमी को जानती हो? उसने बहुत झुककर माँ के कान में कहा। हाँ, माँ ने दृढ़ता से उत्तर दिया। यद्यपि उसका यह प्रश्न सुनकर वह कुछ विस्मित जरूर हुई थी। ऐसा मालूम हुआ कि उसके इस एक शब्द ने हर चीज को अंदर से आलोकित कर दिया हो और सारी चीजें स्पष्ट हो गई हो। माँ ने संतोष की सांस ली और बेंच पर जमकर बैठ गई। किसान दांत खोलकर मुस्कुरा दिया। मैं तो उसी वक्त समझ गया था जब तुमने उसे इशारा किया था और उसने भी जवाब में इशारा किया था। मैंने उसके कान में पूछा था, तुम बरामदे में खड़ी हुई उस औरत को पहचानते हो? तो उसने क्या कहा? माँ ने जल्दी से पूछा। उसने कहा, हमारे साथी बहुत बहुत से साथी हैं, उसने कहा था। किसान अपने मेहमान की आंखों में आंखें डालकर प्रश्न भरी दृष्टि से देखने लगा। वह भी बड़ा जीवट आदमी है, उसने मुस्कुरा कर कहा, और बहादुर भी है। वह साफ कहता है कि हाँ, मैंने यह काम किया। उसे चाहे जितना मारा पीटा जाए, पर उसे जो कहना होता है उसे कहकर ही रहता है। उसका क्षीण और संकोचपूर्ण स्वर, उसका अधूरा चेहरा और उसकी उदास बेहिचक आंखें, इन सब बातों से माँ को धीरे धीरे ढांढस बंधता गया। धीरे धीरे भय और विस्मय के बंधन पर उसके हृदय में रिबिन के प्रति एक गहरी संवेदना जाग उठी। बदमाश निर्दयी, उसने कटु रोष से कहा और रोने लगी। किसान उदास होकर अपना सिर हिलाता हुआ वहां से हट गया। हाकिमों के इसी बर्ताव की वजह से लोग इन लोगों से प्यार करने लगे हैं। मां की तरफ मुड़कर उसने फिर धीरे से कहा, सुनो, उस सूटकेस में अखबार है ना? हाँ है तो। मां ने अपने आंसू पोंछते हुए सीधा सा उत्तर दिया। मैं उसी के पास ले जा रही थी। किसान के माथे पर बल पड़ गया। उसने अपनी दाढ़ी कसकर मुट्ठी में पकड़ ली और कोने में घूरने लगा। वे लोग हमें यहां लाकर अखबार दे जाते थे और किताबें भी।
उसने कुछ देर बाद कहा, हम उस आदमी को जानते हैं, हमने उसे देखा है। वह रुका और एक क्षण तक कुछ सोचता रहा। अब तुम क्या करोगी उसका, उस सूटकेस का? उसने पूछा। तुम्हारे पास छोड़ जाऊंगी, माँ ने चुनौती के भाव से उसकी तरफ देख कर कहा। उसने न कोई आपत्ति की न विस्मय ही प्रकट किया। अच्छी बात है, उसने कहा। स्वीकृति में सिर हिलाकर वह मेज के पास जाकर बैठ गया और अपनी दाढ़ी में उंगलियां फेरने लगा। रिबिन का खून से लथपथ घायल चेहरा क्रूर आग्रह के साथ माँ के मस्तिष्क में घूमता रहा और अन्य सभी विचारों को उसके मस्तिष्क से दूर करता रहा। अन्य सभी भावनाएं व्यथा और रोष के इस प्रवाह में डूब गईं। माँ अब न अपने सूटकेस के बारे में सोच सकती थी, न किसी और बात के बारे में। उसके आंसू लगातार बह रहे थे, पर उसकी मुद्रा कठोर थी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, जिस तरह वे लोगों को लूटते हैं और उनका अपमान करते हैं, भगवान उन्हें गारद करेगा। उनके पास ताकत है, किसान ने धीरे से उत्तर दिया। वे बहुत ताकतवर हैं। कहाँ से मिलती है उन्हें यह ताकत? माँ ने गुस्से में आकर कहा। हम ही लोगों से, आम लोगों से उन्हें यह ताकत मिलती है। हर चीज हमारे ही दम से है। माँ को किसान का उदार पर रहस्यमय चेहरा देखकर झुंझलाहट हो रही थी। हाँ, उसने सोचते हुए आवाज खींच कर कहा, चक्र। सहसा उसके कान खड़े हुए और वह दरवाजे की तरफ झुककर देखने लगा। वे आ रहे हैं, उसने कहा। कौन? मालूम होता है हमारे दोस्त ही हैं। उसकी बीबी झोपड़ी में आई। उसके पीछे एक और किसान था, जिसने अपनी टोपी एक कोने में फेंकते हुए मालिक के पास आकर पूछा, क्या बात है? मालिक ने सिर हिला दिया। स्तेपान, गृहिणी ने चूल्हे के पास ही खड़े खड़े कहा, यह इतनी दूर से आई है, इन्हें भूख लगी होगी। नहीं बहन, भूख तो नहीं लगी है मुझे, माँ ने उत्तर दिया। दूसरा किसान माँ की तरफ मुड़ा। मैं अपना परिचय करा दूं, उसने जल्दी जल्दी उखड़ी हुई आवाज में कहा। मेरा नाम प्योत्र यगोरो रियाबिनिन है। लोगों ने मेरा नाम सुतारी रख छोड़ा है। मैं थोड़ा बहुत जानता हूं कि आप किस काम से यहाँ आई हैं। मैं लिखना पढ़ना भी जानता हूं, बिल्कुल जाहिल नहीं हूं। उसने बढ़कर माँ का अपनी ओर बढ़ा हाथ पकड़ लिया। देखो स्तेपान, उसने मालिक से कहा, मेरा ख्याल है कि वरवारा निकोलावेना यूं तो बहुत भली महिला है, मगर वह कहती है कि यह काम बहुत बेवकूफ़ी और पागलपन का है। वह कहती है कि नौजवान और छात्र आम लोगों के दिमागों में न जाने कैसी कैसी बातें ठूस रहे हैं। लेकिन हम और तुम तो इस बात को जानते हैं कि उन्होंने आज एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार किया जो 16 आने किसान था। और अब इन्हें ही देख लो, अधेड़ उम्र की औरत, और मैं समझता हूँ पैसे वाले घर की भी नहीं है, नहीं है ना? वह बहुत जल्दी जल्दी मगर स्पष्ट स्वर में बोल रहा था। बीच में वह सांस लेने के लिए भी नहीं रुकता था। उसकी दाढ़ी झटके के साथ हिल रही थी और उसकी नज़रें माँ के चेहरे तथा उसकी पूरी आकृति को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। उसके कपड़े फटे हुए और तार तार थे। उसके बाल उलझे हुए थे, मानो अभी कहीं से लड़कर आया हो और अपनी विजय पर फूला न समा रहा हो। उसमें जो जोश था और वह अपनी बात जितने सीधे साधे और निष्कपट भाव से कहता था, वह माँ को अच्छा लगा। उसके प्रश्न का उत्तर देते समय माँ उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दी और वह एक बार फिर माँ से हाथ मिलाकर ठहाका मारकर हंस पड़ा। यह ईमानदारी का काम है, नेक काम है स्तेपान, उसने कहा। मैं न कहता था कि तुमसे कि यह जनता का अपना काम है, लेकिन वह कुलीन महिला, वह सच बात नहीं बताती। अगर वह सच सच बता दे तो उसे नुकसान पहुंच सकता है। मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ, इसमें तो शक नहीं कि वह बहुत नेक है और हमारी मदद करना चाहती है, बहुत थोड़ी सी, लेकिन वहीं तक जहाँ तक उसे कोई नुकसान न हो। लेकिन जो लोग आम होते हैं वे इस बात से डरे बिना कि उन्हें क्या नुकसान पहुँचेगा,
सीधे जान की बाजी लगाकर मैदान में कूद पड़ते हैं। फर्क समझ में आता है तुम्हारी। वे कुछ भी करें, नुकसान तो हमेशा उन्हीं को पहुंचता है। इसीलिए उनके लिए क्या फर्क पड़ता है। वे जिस रास्ते पर भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें बस एक ही शब्द सुनने को मिलता है, ठहरो। मैं समझता हूं, स्टेपान ने सिर हिलाकर कहा और फिर बोला, इन्हें अपने बक्से की बड़ी फिक्र लगी है। प्योत्र ने बड़े अर्थपूर्ण ढंग से मां की तरफ देखकर आंख मारी। घबराओ नहीं, उसने मां को आश्वस्त करते हुए कहा। मां, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा सूटकेस मेरे घर पर है। आज जब इसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया कि तुम भी इसी काम में हो और उस आदमी को जानती हो, तो मैंने उससे कहा, स्टेपान देखो, होशियार रहना। अगर ऐसी बात है तो हमें जरा भी चूक नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब हम लोग वहाँ तुम्हारे पास खड़े थे, तब शायद तुम भी समझ गई थी कि हम कौन लोग हैं। ईमानदार आदमी सूरज से पहचाना जाता है। सच तो यह है कि ईमानदार आदमी मिलते ही कितने हैं। सूटकेस मेरे घर पर है। वह माँ के पास आकर बैठ गया और प्रश्न भरी दृष्टि से उसे देखने लगा। उस सूटकेस में जो कुछ भरा है, अगर तुम उसे पिंड छुड़ाना चाहो तो हम लोग बड़ी खुशी से तुम्हारी मदद कर सकते हैं। हमें किताबों की बड़ी ज़रूरत है। यह तो सब कुछ हमारे पास ही छोड़ जाना चाहती हैं, स्टेपान ने कहा। यह तो बड़ी अच्छी बात है माँ, हम सब चीज़ें रखने का इंतजाम कर लेंगे। धीरे से हंसकर वह उछलकर खड़ा हो गया और टहलने लगा। हम लोग भी तकदीर के सिकंदर हैं, लेकिन इसमें कोई ताजुब की बात नहीं। रस्सी एक जगह से टूटी तो दूसरी जगह से जुड़ गई। माँ अखबार बहुत अच्छा है, उससे बहुत फायदा हो रहा है। लोगों की आंखों पर से पट्टियाँ खुलती जा रही हैं। जो पैसे वाले लोग हैं वे तो उसे बहुत अच्छा नहीं समझते। मैं यहाँ से कोई 4-5 मील दूर पर एक कुलीन महिला के यहाँ बढ़ई का काम करता हूँ। वैसे वह बहुत भली औरत है। हम लोगों को किताबें वगैरह पढ़ने के लिए देती है। उन किताबों में कभी कभी सचमुच ऐसी बातें मिल जाती हैं कि पढ़कर आंखें खुल जाती हैं। हम लोग उसका बड़ा एहसान मानते हैं। लेकिन एक बार मैंने उसे यह अखबार दिखाया था। आपसे क्या बताऊं कि इस अखबार को देखते ही उस पर क्या असर हुआ। वह बोली, प्योत्र, ये सब चीज़ें ना पढ़ा करो। नासमझ लड़कों का एक गिरोह है जो ऐसी बेवकूफ़ी की बातें लिखता है। ये सब चीज़ें पढ़कर तुम मुसीबत में फंस जाओगे, जेल में बंद कर दिए जाओगे, साइबेरिया भेज दिए जाओगे। वह यह सब कहती थी। वह फिर अचानक खामोश हो गया और कुछ सोचने के बाद उसने पूछा, माँ, आज वह आदमी जो था ना, वह तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? नहीं, माँ ने उत्तर दिया। प्योत्र चुपचाप हंसने लगा और इस तरह से हिलाने लगा मानो किसी बात पर बहुत प्रसन्न हो। रिश्तेदार तो नहीं है, मगर मैं उसे बहुत दिनों से जानती हूँ और अपने भाई की तरह, बड़े भाई की तरह उसकी इज्जत करती हूँ। माँ ने जल्दी से सफाई देते हुए कहा, मानो यह कहकर कि वह रिबिन की रिश्तेदार नहीं थी, उसने कोई भूल की हो। उसे अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए उचित शब्द नहीं मिल रहे थे और इस बात से उसे इतना कष्ट हुआ कि वह फिर रोने लगी। झोपड़ी में एक घुटन और आशंकापूर्ण निस्तब्धता छा गई। प्योत्र सिर झुकाए खड़ा था, मानो कुछ सुन रहा हो। स्टेपान मेज पर कोहनियाँ रखे बैठा था और कुछ घबराहट के कारण उंगलियों से मेज पर तबला बजा रहा था। उसकी पत्नी चूल्हे का सहारा लिए खड़ी थी। माँ को ऐसा आभास हुआ कि वह औरत एकटक उसे घूर रही है। माँ स्वयं भी कभी कभी कनखियों से उस औरत की सूरत देख लेती थी। उसका चेहरा लंबोतरा और रंग सांवला था। नाक सीधी और ठोड़ी बहुत ठोस बनावट की थी। उसकी कंजी आंखों में चपलता थी और वे आंखें हर चीज को बड़े ध्यान से देखती थी। तो वह तुम्हारा दोस्त था, प्योत्र ने कुछ सोचते हुए कहा। वह अपनी अकल से काम लेता है, सचमुच अपनी कदर पहचानता है। और क्यों न पहचाने, क्या आदमी है तत्याना। और तुम कहती हो, क्या उसकी शादी हो गई है? तत्याना ने अपने छोटे से मुंह के होठ भींच कर उसकी बात काटते हुए पूछा। शादी हुई थी, बीवी मर गई, माँ ने उदास स्वर में उत्तर दिया। इसीलिए इतना बहादुर है, तत्याना ने भारी गुजती हुई आवाज में कहा। बीवी बच्चों वाला कोई आदमी यह रास्ता नहीं अपनाएगा, उसे डर लगेगा। और मैं जो हूं, प्योत्र ने ऊंचे स्वर में कहा, क्या मेरी शादी नहीं हुई है? छी छी छी, भैया तुम करते ही क्या हो? उस औरत ने
प्योत्र की तरफ से नजरें फेर कर व्यंगपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, बस बातें बघारते हो। कभी कभार एक आध किताब पढ़ ली। तुम और स्टेपान जो कोने में बैठे बैठे खुसर फुसर किया करते हो, उससे किसी का क्या फायदा होता है? मेरी बातें बहुत से लोग सुनते हैं। तत्याना के इस तिरस्कार पर तिल मिलाकर उसके सामने प्रतिरोध करते हुए कहा, तुम ऐसे समझ लो कि मैं यहाँ खमीर का काम कर रहा हूँ। तुम्हें ऐसी बात नहीं कहना चाहिए। स्टेपान ने बिना कुछ कहे अपनी बीबी की तरफ देखा और फिर सिर झुका लिया। आखिर किसान शादी करता ही क्यों है? तत्याना ने पूछा। इसीलिए ना कि उसे अपना काम कराने के लिए एक औरत की जरूरत होती है। मैं पूछती हूँ, कौन सा काम? तुम्हारे पास क्या करने को काफी काम नहीं है? स्टेपान ने मुरझाए हुए स्वर में कहा। इस काम को करने में क्या तुक है? आधा पेट खाना खाकर जिंदगी के दिन काटते रहने से आखिर क्या फायदा? अगर बच्चे हों तो इस सब कामकाज के चक्कर में उन्हें देखने भालने का वक्त ही नहीं मिलता, और तिस पर भी पेट भर खाने को नहीं मिलता। वह माँ के पास जाकर उसके बगल में बैठ गई और बातें करती रही। उसकी बातों में न शिकायत थी न उदासी। मेरे 2 बच्चे हुए। एक तो जब 2 बरस का था तभी जलकर मर गया, और दूसरा पैदा ही हुआ मरा हुआ। और यह सब कुछ इस मनहूस काम की वजह से हुआ। मुझे इससे भला कोई सुख मिला? मैं तो कहती हूँ कि किसान को ब्याह करना ही नहीं चाहिए। वह बेकार में अपने हाथ पांव बांध लेता है, जबकि वह बड़ी आसानी से मनमानी जिंदगी बसर कर सकता है और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए लड़ सकता है। उस हालत में हर किसान उस आदमी की तरह सच्चाई की खोज में निकल सकता है। क्यों, है ना माँ? हाँ है तो, माँ ने कहा। है तो यही बात, वरना हम इस जिंदगी को बदलने की कोई उम्मीद नहीं रख सकते। तुम्हारा घर वाला है? मर गया है। एक बेटा है। तुम्हारे साथ ही रहता है? जेल में है, माँ ने कहा। आमतौर पर यही बात कहकर माँ दुखी हो जाया करती थी, पर इस समय उसके स्वर में गर्व की भावना थी। वह दूसरी बार जेल गया है। उसका कसूर बस इतना है कि वह लोगों को सच्चाई की बातें बताता है। वह अभी नौजवान है, बहुत खूबसूरत और होशियार है। उसी ने तुम लोगों के लिए इस अखबार की बात सोची थी। उसी ने मिखाइलो इवानोविच को सही रास्ता दिखाया था। हालांकि मिखाइलो उम्र में उससे दुगना है। जल्दी ही उन लोगों पर मुकदमा चलाया जाएगा और मेरे बेटे को साइबेरिया भेज दिया जाएगा। लेकिन वह वहां से भाग आएगा और यहाँ आकर फिर अपना काम शुरू कर देगा। बोलते बोलते माँ की गर्व की भावना बढ़ती गई और उसके सामने अपनी इस कहानी के नायक का चित्र इतना स्पष्ट हो गया और उसका वर्णन करने के लिए शब्द एक प्रबल प्रवाह की तरह इतनी तेजी से उसके होठों पर आने लगे कि उसका दम घुटने सा लगा। माँ के लिए आवश्यक हो गया था कि उस दिन के अंधकार को दूर करने के लिए, उस अंधकार को जिसकी अर्थहीन भयावहता और निर्लज्ज क्रूरता माँ के सीने पर बोझ की तरह रखी हुई थी, वह उसके मुकाबले पर किसी आशाजनक और तर्कसंगत चीज को ला खड़ा करे। अपनी समृद्ध आत्मा की इस मांग को पूरा करने के लिए उसने सारी शुद्ध और उज्जवल वस्तुओं को बटोरकर एक प्रबल ज्योति का रूप दे दिया, जिसके प्रकाश से स्वयं उसकी आंखें चकाचौंध होने लगी। उसके जैसे और भी बहुत से लोग हैं और हर रोज नए लोग पैदा होते जाते हैं, और ये लोग जिंदगी भर सच्चाई और आज़ादी के लिए लड़ते जाएंगे। माँ ने सतर्कता तज कर बिना किसी का नाम लिए जो कुछ उसे मालूम था सब बता दिया कि जनता को उत्पीड़न से मुक्त कराने के लिए क्या गुप्त काम हो रहा था। उन लोगों की चर्चा करते समय जो उसे बहुत प्रिय थे, वह अपने शब्दों में उस प्रेम की सारी शक्ति और प्रचुरता उड़ेले दे रही थी, जो जीवन के उतार चढ़ावों के कारण इतनी देर में जाकर प्रस्फुटित हुआ था। और उसकी कल्पना में जिन लोगों के चित्र उभर रहे थे, उन्हें वह स्वयं भी बहुत पुलकित होकर देख रही थी। उनकी भावनाओं ने उन्हें और भी प्रतिभामय और गौरवशाली बना दिया। और यह काम सारी दुनिया में शहर शहर में हो रहा है। ईमानदार लोगों की ताकत की कोई हद नहीं है, और उनकी यह ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और उस वक्त तक बढ़ती ही जाएगी जब तक हमारी जीत न हो जाए। उसके स्वर में एक सुगम प्रवाह था और उसे शब्द ढूंढने में कोई कठिनाई नहीं हो रही थी। अपने हृदय से उस दिन के रक्त और गंदगी के हर चिन्ह को मिटा देने की इच्छा के मजबूत धागे पर
वह इन शब्दों को रंगीन मोतियों की तरह पिरोती जा रही थी। वह देख रही थी कि इन किसानों पर उसकी बातों का प्रभाव हो रहा था। वे उसके चेहरे पर अपनी नज़रें जमाए चुपचाप बैठे थे। माँ को अपने पास बैठी हुई औरत की सांस लेने की झटकेदार आवाज़ सुनाई दे रही थी और इससे उन बातों के प्रति उसका अपना विश्वास भी बढ़ता गया जो वह उन लोगों से कह रही थी, जिनका वह उन लोगों को यकीन दिला रही थी। वे सब लोग जो मुसीबत की ज़िंदगी बिताते हैं, मुफलिसी और अन्याय ने जिनकी कमर तोड़ दी है, वे सब लोग जिन्हें अमीर लोगों ने और उनके ताबेदारों ने बेरहमी से कुचल कर रख दिया है, इन सबको उन लोगों का साथ देना चाहिए जो जेलों में सड़ते रहते हैं और जिन्हें अपने भाइयों की खातिर तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ती है। अपने बारे में सोचे बिना वे सभी लोगों के सुख का रास्ता बताते हैं। वे धोखा देने की कोशिश नहीं करते, साफ कहते हैं कि रास्ता कठिन है और वे किसी को इस रास्ते पर चलने पर मजबूर नहीं करते। लेकिन जो आदमी भी एक बार उनका साथ पकड़ लेता है, वह उन्हें कभी छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वह देखता है कि यह रास्ता ठीक है। इस रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। माँ को इस बात से रोमांच हो रहा था कि वह इस समय ऐसा काम कर रही है जिसकी लालसा बहुत समय से उसके मन में थी। वह स्वयं लोगों को सच्चाई की बातें बता रही थी। ऐसे लोगों के पीछे चलने में कोई खतरा नहीं है। वे थोड़ी बहुत सफल वाले जीव नहीं हैं। जब तक वे हर धोखेबाजी, हर लालच और हर वर्दी को जड़ से नहीं उखाड़ फेंकेंगे, तब तक वे दम नहीं लेंगे। वे अपने हाथ उस समय तक नहीं रोकेंगे जब तक सब लोग मिलकर एक आवाज़ से यह न पुकार उठें, मैं मालिक हूँ, मैं खुद वे कानून बनाऊंगी जो सबके लिए एक जैसे होंगे। सहसा उसे थकन सी महसूस होने लगी। उसने बोलना बंद करके अपने श्रोताओं पर एक नज़र डाली। उसे यह जानकर खुशी हो रही थी कि उसने जो कुछ कहा था वह बेकार नहीं गया था। दोनों किसान बड़ी उत्सुकता से उसे देखते रहे। प्योत्र अपने सीने पर दोनों हाथ बांधे आंखें सिकोड़े बैठा था। उसके होठों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। स्तेपान मेज पर कोहनी टिकाए अपने पूरे शरीर का बोझ देखकर इस तरह झुका हुआ था मानो अभी तक माँ की बातें सुन रहा हो। उसके मुंह पर साया पड़ रहा था और शायद इसीलिए उसकी आकृति अब अधिक पूर्ण मालूम हो रही थी। उसकी पत्नी जो माँ के बगल में बैठी थी, घुटनों पर कोहनियाँ टिकाए फर्श को गौर से देख रही थी। यही तो बात है, प्योत्र ने बहुत धीमे स्वर में कहा और धम से बेंच पर बैठ गया। स्तेपान तनकर बैठ गया और बीबी की तरफ देखकर उसने अपनी बाहें इस तरफ फैलाई मानो वहाँ बैठे हुए तमाम लोगों को सीने से लगाना चाहता हो। हाँ, यह बात तो है कि अगर एक बार इस काम में हाथ डाला, उसने बहुत विचारपूर्वक कहना शुरू किया, तो फिर तो तन मन से इसी में जुट जाना पड़ता है। पीछे लौटने का कोई सवाल ही नहीं, प्योत्र ने कुछ झिझकते हुए कहा। ऐसा लगता है कि बहुत से लोग इस काम में हाथ डालते हैं, स्तेपान ने कहा। सारी दुनिया इसी की तरफ खिंचकर आती है, प्योत्र ने कहा। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ के भाग 46 का वाचन मेरे अर्थात नासुनांजलि के स्वर में। मित्रों, उपन्यास माँ के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।